हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपके ही चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत करती हूं। आज का ये वीडियो हमारा #Day2 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं विज्ञान को लेकर, तो आज हम उसको आगे लेकर चलते हैं। तो आज हमारा दिन है दूसरा, और आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है आइसोटोप्स, आइसोबार्स और इसके बारे में, और उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कराए हैं कि किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, नॉन स्टॉप मैराथन की सीरीज़। इस सीरीज़ में मोस्टली 500 प्लस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। एग्ज़ाम्स टारगेटेड है बीपीएससी, ईएमआरएस और सीटेट को लेकर। तो आप उन सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उस सीरीज़ में मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल और नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ जो कुछ अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उस एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को। रिएक्टिविटी सीरीज़ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, कि जो हमने पढ़ा वो हम उसको आंसर दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और अपने वीडियो को ये स्टार्ट हमारा मेटल और नॉन मेटल्स का कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज, और हमारा आज का दिन है दिवस 2, मतलब सेकेंड डे है हमारा #Day2। तो चलिए फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड जो हमारी है, जिसमें हमको देखना है भौतिक गुण किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो मेटल्स क्या है, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्सेप्शंस हम सारे आगे पढ़ेंगे, जो मैंने अलग से अपवाद आपको सब लिखाए हैं। ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल एक क्लस्टर होता है, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स को मेलिएबल, मतलब इसकी हम शीट्स बना सकते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि सोने का पानी चढ़ा दिया। और इसकी परत जो है, मिठाई के ऊपर आपने सुनी होगी कि सिल्वर की परत है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे मेटल्स जो कि शीट्स में कन्वर्टेड हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। मेटल्स कैन बी डक्टाइल, मतलब इनके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट जो है डक्टाइल होता है गोल्ड। मोस्ट डक्टाइल की बात करी जाएगी तो गोल्ड है, सिल्वर भी डक्टाइल है, पर मोस्ट की बात होगी तो गोल्ड है। और ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया हुआ है, तो आप आसानी से इस पे विश्वास कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर सोनरस। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जो कि है हिंदी में धातु और अधातु के गुण, दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन और विद्युत चालक। तो आप देख सकते हैं धातु चमकीली होती है, अधातु जो है वो उतनी चमकीली नहीं होती है जितनी धातु होती है। धातु प्रायः ठोस होती है और ये ठोस नहीं होती है। फिर तन्यता के लिए भी ऐसी चीज है, ऊष्मा के चालक होते हैं कौन, धातु। और अधातु क्या होते हैं, ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। ठीक है। फिर धातु विद्युत का चालन करती है और अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है। चलिए अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हमारा मेन जो हमारा टारगेट है, अपवाद, क्योंकि अपवाद से हमें क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब पहला अपवाद क्या है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब सारे मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद का एग्जाम्स में पूछा गया है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। पर एक अपवाद आ गया, मरकरी। मरकरी कैसा है, मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी कैसा होता, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो सारे मेटल्स हमने भी पढ़ा था कि इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पर एक फिर से अपवाद आ गया, ये आपको फिर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद है, एनसीईआरटी का अपवाद है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये कि गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, धातु एवं अधातु, मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। पर इसमें अपवाद आया कि गैलियम और सीजियम की लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपवाद हो गया।
ठीक है, अब इस अपवाद का कारण क्या हुआ? दीज मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप ऑन द पाम। अगर आप इसको अपने हथेली पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आयोडीन। अब आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है। ठीक, अब पर आयोडीन क्या है? एक लश्चरस है। ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल होने के साथ साथ ये क्या है? ये लश्चरस है। तो ये भी एक अपवाद था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो लश्चरस होते हैं, पर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लश्चरस होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आयोडीन इज लश्चरस, मतलब शाइनी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट है हमारा डायमंड। नेक्स्ट है कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बन इज द नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, और ये क्या करता है? बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अब पहला जो है एलोट्रोप है डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डायमंड। एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अब ये है तो एक तरह से नॉन मेटल, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? कार्बन का एलोट्रोप है, पर इसका क्या है? इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स के क्या होते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिर से एक अपवाद आपके सामने आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज ऑल्सो द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात हमने पढ़ी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। पर यहाँ पे अपवाद आ गया फिर से कि ग्रेफाइट जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, और ये क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। दे हैव वेरी लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, ये भी आपको मतलब अब इसमें क्या पूछते हैं कि नेम द एलिमेंट्स दैट कैन बी कट विथ नाइफ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यही सारी चीज जो है हिंदी में भी लिखी हुई है। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहेंगे, आप बोलेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी दे दूंगी, तो आप इससे याद कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। सेम चीजें हिंदी में भी लिखी है जो मैंने भी आपको बोली है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम जानते हैं कुछ रासायनिक गुण के, किसके? मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, धातुओं की कुछ रासायनिक गुण। तो पहला क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। किससे रिएक्शन होनी? सॉरी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सबसे पहली क्या बात है कि मेटल को रिएक्ट कराना है किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये मेटल हो गया। मेटल किससे कंबाइन कर रहा है? मेटल कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन और क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड। तो Cu क्या है? कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना जाएगा? CuO। ठीक, अब नेक्स्ट आता है मेटल्स आर। अब पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो मेटल है अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो आपको छांटना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ऐसे बोल देंगे मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कि मेटल कार्बोनेट्स बनाते हैं। तो आप बताएंगे कि वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये एसिडिक नेचर के होते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और कब होते हैं? जब इनका रिएक्शन हो रहा होता है किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, अब आते हैं वापस से एक बात पे जो हमारी सबसे फेवरेट चीजें हैं, वो क्या है? कुछ अपवाद। अब पहला अपवाद देखते हैं, एक्सेप्शन। सब मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो क्या है? एक सेकेंड, हाँ, सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। अभी तो हमने बोला कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, पर अब एक्सेप्शन आ गया कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे
मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उनको बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं, उस रिएक्शन से हमको ज्यादा, ये सेम चीज मैंने हिंदी में यहाँ पे दी हुई है, आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, पिंड भी है कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सबसे पहला रिएक्शन जो इसमें दिया हुआ है, आप देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है? Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? ये हो गया एसिड, और ये नीचे क्या हो गया? बेस। तो एसिड, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? AlCl3 बना रहा है और वाटर बना रहा है। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस से, तो NaAlO2 बना रहा है, NaAlO2 बना रहा है और वाटर बना रहा है। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं? यहाँ दिखा रहे हैं कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। पहले में क्या बना हमारा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दूसरे में क्या बना हमारा? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए अब आगे हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट बन जाते हैं। तो ये स्लाइड्स आपकी मैंने ऐसे बनाई हैं कि आपको एग्जाम्स में ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस जो है मिल जाते हैं देखने में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड में आ जाती है ये भी स्लाइड, कि मेटल्स एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर व्हेन केप्ट ओपन, सो दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल। आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि दो मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें पोटेशियम और सोडियम होता है, इसको अगर ओपन आप एयर में जैसे ही रखेंगे, एक इतना सा भी टुकड़ा रखेंगे, तो ये क्या करेगा? ये फटाक से फायर कैच कर लेगा। तो इसको किस में रखते हैं? इसको रखते हैं केरोसिन में। ठीक है, अब दूसरा है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। ये भी एक तरह का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड Zinc and lead are covered with thin layer of oxides to prevent further oxidation। इसको क्या करते हैं? उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, उसको कवरिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स के हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कंटेंट, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के हिसाब से साइंस का कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही क्रिस्प कंटेंट मिलेगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और वीडियोस को भी देखिएगा, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी एक बार जाकर आप स्क्रॉल करिए कि आपके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे वहां पे ने कवर करे हैं, तो आप जाकर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट वही सारी चीजें मैंने इसको हिंदी में भी कर दी है, आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ वाटर। तो किसका रिएक्शन हो रहा है वाटर से? मेटल का। तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और क्या साथ में रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आगे चल के हम इसकी सारी रिएक्शंस देखते हैं। ये मैंने डायरेक्टली बुक से इसलिए डाला है ये पूरा पेज, क्योंकि ये पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, और इसको हम याद भी कर लेंगे अभी। ठीक है, तो हम देखेंगे भी साथ साथ में और याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहला बात ये हुई कि मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किससे? वाटर के साथ, और क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है, अब इसके आ जाते हैं, यहाँ से इसके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम का, और फिर है सोडियम का। तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो भी बना रहा है, पर आपको क्या याद रखना है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम को अगर आप ओपन रखते हैं, मतलब ओपन एयर में रखते हैं, तो ये जो है ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, और इनके रिएक्ट करने से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब बहुत ज्यादा हीट जो है वो डेवलप होगी, और ये क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन इससे रिलीज हुई,
ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज हुई ये क्या कर लेगी, ये फटाक से कैच कर लेगी फायर। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो लाइन लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो आग क्यों लगती है, इसमें क्वेश्चन ये आता है। तो आप पूछेंगे, आप इसका उत्तर देंगे कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। ऐसी सेम चीज सोडियम की हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉयलेंट। अब उतनी तेज नहीं होती है, ये लेस वॉयलेंट होती है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। पर इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन रिलीज हुई इसमें कैल्शियम के केस में, सोडियम और पोटेशियम के केस में तो हाइड्रोजन से क्या था, फायर बन जा रही थी, रिलीज हो रही थी, ठीक है, फायर में कन्वर्ट हो जा रहा था। पर यहाँ पे क्या था, जो हाइड्रोजन रिलीज हुई वो फायर तो नहीं कैच करवाएगी, पर ये जो है कंबाइन कर जाएगी किसके साथ, कैल्शियम के साथ, और ये करा देगी कैल्शियम को फ्लोट। तो सब जगह रोल किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम के लिए कुछ ऐसा नहीं बोला गया। और मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये भी फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स निकले वो कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और इसको क्या कर देंगे, इसको फ्लोट कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड वाटर। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये ना ही रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर, ना ही रिएक्ट करते हैं विथ हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो अब आपको याद रखना है कि जो नीचे के जो एलिमेंट्स आपको दिखे मेटल्स, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, दे रिएक्ट विथ स्टीम, और ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, बस ये मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट लाइन आती है कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आपके लिए जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेस्ट करी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे याद करने के लिए आपको एक वापस से क्विक रिविजन है, ये आपका ये आपका क्विक रिविजन है जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। जो सोडियम और पोटेशियम है ये किससे रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, और जो इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है वो हाइड्रोजन रिलीज की वजह से क्या हो जाता है, फायर जो है वो एकदम से आ जाती है। फिर कैल्शियम जो है वो सिंपल वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और कैल्शियम जो है उसमें हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ, अब इस हाइड्रोजन में कैल्शियम जो है वो कंबाइन हो जाएगा और कैल्शियम को क्या करेगा, फ्लोट करा देगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम से भी जब रिएक्शन हुई मैग्नीशियम वाटर की तो जो H2 निकला, तो H2 मैग्नीशियम से कंबाइन हो जाएगा और इसको भी क्या करा देगा, फ्लोट करा देगा। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, ठीक है। और कॉपर की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है वाटर के साथ। इसके साथ ही साथ हमने और भी क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है वाटर के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल Mg मेटल है, ये HCl एक एसिड है, MgCl2 और H2 गैस जो है वो रिलीज कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कोई भी मेटल उसका अरेंजमेंट कैसा है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब सबसे ऊपर जो मेटल होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, हाईएस्ट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रिएक्टिविटी इन order. Therefore, the reactivity series refers to the series of metals arranged in descending order of reactivity.
चलिए देख लेते हैं अब। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है ये याद रखना। देखिए कालू के Na सोडियम, ठीक है। फिर इसके बाद नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। याद तो आपको सारे ही होने चाहिए, पर ये क्या के से क्या बोला, कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है। देखो कालू से हो गया के पोटेशियम, नाम से हो गया Na, का हो गया कैल्शियम, मदारी से हो गया Mg, आलू से हो गया Al, जरा से हो गया Zn, फीके से हो गया Fe आयरन, पकाता है से हो गया लेड, और H है से हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। जो सबसे ऊपर होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, जैसे वो रिएक्ट कर सकता है पानी से भी। जैसे जो सबसे ऊपर है वो क्या है, वो है पोटेशियम, तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव। अब ये हाईली रिएक्टिव है तो ये पानी से भी रिएक्ट कर जा रहा है, इसलिए कैच कर रहा है फायर। सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस जो होती है वो एसिड से रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं हाईली अनरिएक्टिव, मतलब नीचे वालों से कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसका। इसमें एक्सपेरिमेंट में ये आपको दो टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है नीचे ब्लू कलर का, और आयरन की नेल पड़ी है। इसमें क्या है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर का वायर पड़ा है। अब देख रहे हैं किसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में टेस्ट ट्यूब ए में कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मीन्स कॉपर यहाँ प्रेजेंट है, और जो आयरन है, आयरन की नेल है, मतलब आयरन ऊपर है। तो आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से CuSO4 से जो आयरन जो है वो रिप्लेस कर लेगा किसको, SO4 को, मतलब आयरन रेडली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर कॉपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन, इसकी रिएक्शन कराई तो आयरन SO4 हो गया, FeSO4 हो गया, और कॉपर मतलब कॉपर को हटा दिया और अपना घर जो उसने बसा लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयरन जो था वो स्ट्रॉन्ग था, किससे, कॉपर से। कॉपर के कंपैरिजन में आयरन स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। पर इस वाले केस में ऐसा देखते हैं होता है कि नहीं, अभी समझना जरूरी है। क्यों, इसमें क्या है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या है, कॉपर का वायर है, वायर कॉपर का है, तो क्या ऐसा हो पाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा इस केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयरन की एफिनिटी ज्यादा है, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से कुछ डिस्प्लेस, कॉपर जो है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो कि एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है, इसका मतलब है कि एफिनिटी किसकी ऊपर, अगर जो डिस्प्लेस हो जा रहा है उसकी एफिनिटी ज्यादा है, जो नहीं हो पा रहा है उसकी नहीं होगी। तो ये आप कुछ ऐसे रिएक्शंस है, ये आप देख लीजिएगा। सिर्फ आपको मेन याद करनी है ये वाली रिएक्शंस, ये एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। और अगर ये वाली भी पूछी जा रही है CuSO4 प्लस Zn, तो चलिए हम देख लेते हैं बैक स्लाइड में कि CuSO4 प्लस Zn, तो CuSO4 सॉल्यूशन है और Zn है, तो Zn ऊपर है, CuSO4 नीचे है, ये घर है। तो वापस से क्या होगा, ये युद्ध करेगा, तो युद्ध करेगा, इसका घर छीनेगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसका घर छीन पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। और ये घर से इसको निकाल बेदखल कर देगा, तो ये कॉपर अलग से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कितना याद है। तो लेट्स टेस्ट योरसेल्फ। अभी अपने आप का हमारा टेस्ट का सेशन चालू है कि हमको कितना याद है कितना नहीं है, जितना हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहली बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम फटाफट से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, जो सबसे नीचे होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सोना। जो
धातु सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, वो कौन सी हो जाएगी? सोना, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, फायर कॉज कर लेता है। जिंक भी आपने ऊपर देखा था, कॉपर भी ऊपर है, और गोल्ड क्या है? सबसे नीचे था। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी वापस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का रासायनिक गुण है? उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नकारात्मक आयन बनाने की क्षमता, पानी के साथ प्रतिक्रियाशीलता, या ब्रिडल नेचर, या ये तो उसका आंसर ही है नेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो ये हमने कुछ देखा नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी विथ वाटर जो है एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से। और क्या था? ऑक्सीजन के साथ भी हमने देखा था, एसिड के साथ भी देखा था हमने रिएक्शन मेटल्स का, और तीसरा क्या देखा था हमने? वाटर के साथ रिएक्शन देखा था। चलिए आगे देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। Which of the following non-metal is good conductor of electricity? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने इसमें किसको किस में पढ़ा था? इसमें को हमने पढ़ा था अपवाद वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अधातु विद्युत की सुचालक है कौन सी? अधातु विद्युत की, मतलब आपका नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये आपने पढ़ा था। ग्रेफाइट क्या था? ये एलोट्रोप था किसका? ये भी याद रखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन था। ठीक, और जो डायमंड था वो क्या था? हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? अब बात आ गई मोस्ट रिएक्टिव की, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट रिएक्टिव। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि सोडियम भी रिएक्टिव है, पोटेशियम भी रिएक्टिव है, पर इसमें बात आ गई मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो अधिक कौन सा हो जाएगा? हमने किससे याद किया था? कालू नाम का मदारी। कालू नाम का मदारी। तो कालू से क्या था? के। नाम से क्या था? Na। का से क्या था? कैल्शियम। मदारी से क्या था? Mg। तो इसका मतलब पोटेशियम क्या है? सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो उत्तर हो जाएगा इसका पोटेशियम। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम देयर सॉल्ट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस रेस्ट फ्रॉम द, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लवणों में से शेष को विस्थापित कर सकती है? तो इसमें भी बात आ जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आपका उत्तर हो जाएगा जिंक, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो था वो ऊपर था बाकी सब की अपेक्षा। चलिए अगला देखते हैं। मेटल पी डिस्प्लेसेस मेटल क्यू। धातु पी धातु क्यू को उसके नमक के घोल से विस्थापित कर देती है, लेकिन धातु आर को उसके नमक के घोल से विस्थापित नहीं कर पाती। सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु की पहचान करें। मतलब आप ये सोचिए, अगर मेटल पी है, कोई मेटल पी है, वो डिस्प्लेस कर दे रहा है मेटल क्यू को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब QSO4 है। अब आप ये समझ लीजिए QSO4 है। ठीक है, क्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्यू का सॉल्ट सॉल्यूशन है, और मेटल प्लेस पी जो है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब PSO4 हो जा रहा है। तो इसके हिसाब से, और प्लस क्यू रह जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से क्यू जो है वो कम एफिनिटिव, कम जो होगा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन क्या लिखी है। बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। पर क्या है, जो आर से जो है पी क्यू के साथ तो कर पा रहा है, पर आर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब पी जो है वो आर को डिस्प्लेस, RSO4 है मान लो, ठीक है, और पी जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आर की जो है वो, इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन जो हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ये हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। तो हमने इसके से क्या नतीजे पे हम पहुंचे कि जो आर है हमारा वो हाईली रिएक्टिव है, और पी जो है उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, और क्यू जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसमें क्या पूछा गया है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्यू, इसका लीस्ट रिएक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस हमारे सारे खत्म हो गए, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी, और एग्जाम्स में इसी तरह की चीजें आती हैं। आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको मैं ऐसे सारे वीडियोस लाती रहूंगी। मेरा चैनल नया है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ जुड़ने की, तो प्लीज अपने चैनल पे आप मेरे चैनल को आकर सब्सक्राइब करिएगा।
और आप देखिएगा वीडियोज़, कुछ आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। आई होप मैं आपकी चीज़ों को क्लियर कर पाऊँगी और आगे भी करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और इतना आपने मेरा वीडियो देखा बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू।